तुर्की ने अभी अभी यूक्रेन को अब तक भेजा गया अपना सबसे बड़ा हथियार पैकेज मंजूर किया है। इसमें 70 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल है, 12 भारी लॉन्चर और दसियों हजार गोला बारूद। और देखिए कौन बेच रहा है, एक नाटो देश जो रूस से गैस खरीदता है, जो लाखों की संख्या में रूसी पर्यटकों का स्वागत करता है और जिसे पुतिन अपनी मुट्ठी में समझते थे। ये सब दस्तावेजों में दर्ज है। पिछले हफ्ते ट्रांसफर के कागजात अमेरिकी सीनेट के रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि हथियार अमेरिकी मूल के हैं और तुर्की को उन्हें आगे देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुमति चाहिए थी। और एक महत्वपूर्ण बात है, यूक्रेन को 1 साल से भी ज्यादा समय से इस तरह की कोई मिसाइल नहीं मिली थी। वजह, संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमेशा आपूर्ति करता रहा है, ने ईरान के साथ युद्ध में अपना खुद का शस्त्रागार खाली कर दिया था। रूस बहुत गुस्से में है और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है, वे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको वो चाल दिखाऊंगा जिसने इन मिसाइलों पर लगी रोक हटाई, क्योंकि इन मिसाइलों को रूसी रक्षा प्रणालियों के खिलाफ एक जबरदस्त बढ़त हासिल है। और जब हम रूसी रक्षा प्रणालियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको 2 सबूत दिखाऊंगा कि रूस की हवाई सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई है। लेकिन चलिए एक एक करके बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन को 1 साल से भी ज्यादा समय तक वो मिसाइल नहीं मिली थी जिससे रूस सबसे ज्यादा डरता था। यह मिसाइल अटाक एमएस है। ये एक अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 160 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक उड़ सकती है। ये वही हथियार है जिसने रूसी पिछला इलाका को खतरे के क्षेत्र में बदल दिया था। यूक्रेन का भंडार पिछले साल की शुरुआत में खत्म हो गया था और उसकी भरपाई कभी नहीं हुई। कारण यहीं पर वह हिस्सा आता है जिसकी खबर तो पोर्टलों ने दी थी, लेकिन किसी ने भी बातों को जोड़कर नहीं देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी में ईरान के साथ युद्ध शुरू किया था। 5 महीने तक बमबारी चली और रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकियों ने इस युद्ध में लगभग अपना पूरा अटैक एमएस स्टॉक जला डाला, लगभग पूरा। और दुनिया भर के लगभग आधे टॉम हॉक मिसाइलें भी खर्च कर दी। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के पास मिसाइलें ही नहीं बची, देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लगता है ना? लेकिन जब ये बात बाहर आई तो ट्रंप की प्रतिक्रिया देखिए। ट्रंप रात के समय ट्रूथ सोशल पर गए और लिखा कि अमेरिका के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है उनके अनुसार, और ये भी कहा कि इन विश्वासघाती बयानों को लीक करने वालों का शिकार किया जा रहा है। हाँ, शिकार किया जा रहा है और उनके लिए उन्हें लंबी जेल की सजा देने का वादा किया। पेंटागन दूसरी ओर किसी भी कमी से इनकार करता है, लेकिन इस प्रकाशन से 3 दिन पहले एक अजीब बात हुई। 3 अगस्त को अमेरिकी विदेश विभाग ने एक अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। 6 तारीख को यह सीनेट के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, एक सार्वजनिक दस्तावेज। यही है वो। एक नजर डाली, 70 मिसाइलें अटैकम्स, 12 लॉन्चर M270, 2500 से ज्यादा रॉकेट गोला बारूद, 47,000 तोप के गोले, सब कुछ तुर्की के गोदामों से निकल रहा है, सीधा यूक्रेन जा रहा है। चाल समझ रहे हो? अमेरिका के पास देने के लिए मिसाइलें नहीं है, लेकिन उनके पास एक सहयोगी है जिसके गोदाम भरे हुए हैं। और इस अनुमति का कैलेंडर, ये कैलेंडर तो एक कला का नमूना है। अमेरिकी कांग्रेस के पास ऐसी ट्रांसफर को रोकने के लिए 30 दिन होते हैं, लेकिन प्रतिनिधि सभा अगस्त के अंत तक अवकाश पर है, सीनेट सितंबर के मध्य तक। यानी समय सीमा खाली इमारत में ही बीत जाएगी। जब लोग छुट्टियों से लौटेंगे, मंजूरी अपने आप ही हो चुकी होगी। और इस बिक्री में एक और बात है, एक ऐसी बात जो अमेरिकी पैकेजों में भी नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी ने वर्षों तक यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों पर शर्तें लगाई। यहाँ इस्तेमाल कर सकते थे, वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, रूसी जमीन पर हमला नहीं कर सकते थे। तुर्की, जहाँ तक पता है, तुर्की ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई। जो मिसाइल दी वो अब यूक्रेनी कमांडर की है, बस वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि तुर्की यही रुक गया, तो ऐसा नहीं है। उसी हफ्ते उसने सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ भी रक्षा समझौता किया। लेकिन ये तो किसी और वीडियो का विषय है ना? क्योंकि अब जो सवाल मायने रखता है वो कुछ और है। तुर्की ने कौन सा मिसाइल भेजा है? कुछ लोग
खासकर रूसी पक्ष के कह रहे हैं कि ये तो कबाड़ है, और यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। उस मिसाइल का नाम है M39, और हाँ, ये वाकई में पुराना है। ये एटैक्स का पहला वर्जन है। ये एक प्रोजेक्ट है जो 80 के दशक का है और जो 1991 से सेवा में है। ये मिसाइल इस वीडियो को देखने वाले कई लोगों से भी पुराना है। इसकी रेंज नई वर्जन की तुलना में कम है, लेकिन इस पुराने मिसाइल में एक ऐसी खासियत है जो सब कुछ बदल देती है। ये जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता। और क्या आप जानते हैं कि ये एक फायदा क्यों है? जवाब देने से पहले एक काम कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये बहुत मदद करता है। चलो शुरू करते हैं। इन 4.5 साल की जंग में रूस ने दुनिया का सबसे घना इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नेटवर्क बनाया है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो पूरे इलाके में जीपीएस सिग्नल को गड़बड़ा देते हैं। आधुनिक गाइडेड बम जब लक्ष्य के पास पहुंचता है तो उसका सिग्नल खो जाता है और वह सैकड़ों मीटर तक चूक जाता है। बहुत महंगे पश्चिमी हथियार खेत के बीच में बेकार लोहा बनकर रह जाते हैं। ऐसा बार बार हो रहा है। अब M39 इनर्शियल सिस्टम से गाइड होता है। जीरोस्कोप जो खुद मिसाइल के अंदर से रास्ता तय करते हैं। ये सैटेलाइट की नहीं सुनता। इसे बाहर से कोई भी सिग्नल नहीं मिलता, और अगर सिग्नल नहीं है तो उसमें गड़बड़ी करने के लिए कुछ भी नहीं है। रूसी इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस वो तकनीक का पहाड़, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। 90 के दशक का मिसाइल रूस की सबसे आधुनिक तकनीक को ऐसे पार कर जाता है जैसे वो है ही नहीं। मुझे ये लगभग काव्यात्मक लगता है। और जो ये लेकर जाता है वो खास तौर पर उन लक्ष्यों के लिए बनाया गया है जिन्हें यूक्रेन सबसे ज्यादा निशाना बनाता है। एक ही वारहेड की जगह M39 में 950 सब म्यूनिशन होते हैं। 950 छोटी छोटी बम जो हवा में फैल जाती हैं और कई फुटबॉल मैदानों के बराबर इलाके को ढक लेती हैं। खड़ा हुआ विमान, रडार, गोला बारूद ट्रक, इस इलाके में जो भी चीज खुली होगी वह एक साथ छेद दी जाती है। ये तस्वीरें देखिए। अक्टूबर 2023। पहली बार यूक्रेन ने एटैकम्स दागा। तीन मिसाइलें आधी रात को छोड़ी गई थी। लक्ष्य बर्दियांस्क और लुहांस्क के एयरबेस। एक ही रात में, सिर्फ एक रात में सब म्यूनिशन की बारिश ने बेस के प्रांगणों को तहस नहस कर दिया और रूसी अटैक हेलीकॉप्टरों के बेड़े को जला दिया। अगले दिन की सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ बर्दियांस्क में ही 9 विमान नष्ट दिखे और नष्ट किए गए लक्ष्यों की सूची बढ़ती ही गई। अप्रैल 2024। क्रीमिया में जानकोय में एक S-400 बैटरी, लॉन्चर और रडार नष्ट कर दिए गए। S-400 आपकी जानकारी के लिए रूस द्वारा बनाया गया सबसे कीमती वायु रक्षा प्रणाली है। यह उनके ताज का गहना है। और जो लॉन्चर तुर्की ने भी भेजे हैं उनका भी अच्छा रिकॉर्ड है। M270 हिमार्स का बड़ा भाई है। यह एक ट्रैक वाला बख्तरबंद वाहन है जो उस यूक्रेनी कीचड़ में भी निकल जाता है जहां ट्रक फंस जाते हैं, और यह दोगुना गोला बारूद ले जाता है। इसी परिवार के एक रॉकेट ने 2023 की नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मकीवका में रूसी बैरक को निशाना बनाया था। खुद रूस ने स्वीकार किया कि एक ही हमले में 89 सैनिकों को निष्क्रिय कर दिया गया था। ये रूस की अब तक की सबसे बड़ी क्षति थी जिसे उसने स्वीकार किया है, आधिकारिक रूप से पूरे युद्ध में। तो जब कोई कहता है कि तुर्की ने कबाड़ भेजा तो वह और ज्यादा गलत नहीं हो सकता। एक ऐसी सेना के लिए जो 1 साल तक बिना किसी बैलिस्टिक मिसाइल के रही, वह पुरानी मिसाइल जिसे रक्षा प्रणाली रोक नहीं पाती कबाड़ नहीं है, वह सोना है। और रूस ये बात जानता है, इतना जानता है कि उसकी प्रतिक्रिया कहे तो अजीब थी। लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि तुर्की ने समुद्र में क्या किया, क्योंकि मिसाइलों की बिक्री उस हफ्ते तुर्की ने जो किया उसका सिर्फ आधा हिस्सा थी। जुलाई के अंत में ड्रोन ने काले सागर में तुर्की के वाणिज्यिक जहाजों पर
हमला किया। इन तस्वीरों को देखो, ये उनमें से एक रेहान सारी का अंदरूनी हिस्सा है। तुर्की के चालक दल के सदस्य घायल हो गए और तुर्की की प्रतिक्रिया 2 कदमों में आई। उसी सप्ताहांत में पहले कदम में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान सार्वजनिक रूप से सामने आए। सुनो उन्होंने क्या कहा। पहले वे बंदरगाहों और सैन्य जहाजों पर हमला करते थे, अब वे बिना किसी अपवाद के सभी वाणिज्यिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक साधारण समझौता प्रस्तावित किया। रूस और यूक्रेन वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करना बंद कर दे। दोनों पक्ष एक ही समय पर। अब तक इसमें कुछ खास नहीं है ना? ये सिर्फ कूटनीति है, शालीन बातचीत। दूसरी चाल ही असली संदेश थी। ब्लूमबर्ग के अनुसार तुर्की तटीय प्राधिकरण ने नोवोरोसियस्क जाने वाले जहाजों के परमिट रोकने शुरू कर दिए। ये रूस का मुख्य तेल बंदरगाह है। यहीं से उस युद्ध को फंड करने वाला बड़ा पैसा आता है और यहीं भूगोल की भूमिका आती है। भूगोल जो किसी को नहीं बख्शता, क्योंकि हर जहाज जो भूमध्य सागर से काला सागर में जाता है वह तुर्की की जल संधियों से होकर गुजरता है। हर एक, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ इस साल की पहली छमाही में ही 40,000 से ज्यादा जहाज गुजरे हैं। तुर्की ने नल बंद नहीं किया, उसने इससे भी ज्यादा सलीके से काम किया। उसने नोवोरोसियस्क जाने वाले जहाजों की अनुमति रोकना शुरू कर दिया और उसने पुतिन को फंसा दिया। रजिस्टर पर उसका हाथ होने का एहसास भी प्रवाह को नहीं रोक सका। इसने सिर्फ ये दिखाया कि अगर वो चाहे तो और भी ज्यादा दबाव डाल सकती है। और अब वो सवाल आता है जो आप शायद पहले से ही पूछ रहे होंगे। ठीक है, और रूस? जवाबी कार्रवाई कहाँ है? पुतिन क्या इसे चुपचाप सह लेंगे? तो यहीं पर मामला थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि सैन्य जवाब का विकल्प खारिज है और इसका कारण स्पष्ट है। तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की पर हमला करना अनुच्छेद 5 को सक्रिय करना है, वह शर्त जो पूरे गठबंधन को लड़ाई में उतरने के लिए बाध्य करती है। पुतिन भी अपने सबसे बुरे दिन में ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो अब बचती है सिर्फ अर्थव्यवस्था, है ना? गलत। और यहाँ आंकड़े रूस के लिए बहुत कठोर हैं। सच्चाई यह है कि रूस को तुर्की की जरूरत तुर्की को रूस से कहीं ज्यादा है। तुर्की के रास्ते ही रूसी गैस दक्षिणी यूरोप तक पहुंचती है। तुर्की में ही रूसी सरकारी कंपनी रोसएटम अरबों रुपए एक परमाणु संयंत्र में लगा रही है, जिसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। रूसी पर्यटक जो अब भी विदेश में पैसा खर्च करते हैं, तुर्की ही जाते हैं। और तुर्की ही एकमात्र देश है जो अब भी रूसियों और यूक्रेनियों को एक ही मेज पर बैठा सकता है। पुतिन के लिए तुर्की से झगड़ा करना मतलब अपना ही बाहर निकलने का रास्ता अंदर से बंद कर लेना है। तो रूस के पास अब क्या बचता है? खैर, मैं कहूँगा कि 2 चीजें बचती हैं और दोनों ही शर्मनाक है। पहली चीज है सरकारी मीडिया का चिल्लाना। देखिए इस हफ्ते की ये सुर्खियां। तुर्की काला सागर को बंद कर रहा है, चालाक योजना का खुलासा हो गया है। ये उन लोगों की सुर्खी है जिनके पास अब करने को कुछ नहीं बचा। और दूसरी चीज जो उनके पास बची है वो है जीत की कहानी गढ़ना। और यहीं पर वे 2 सबूत आते हैं जिनका मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। पहला सबूत पिछले साल नवंबर के एक एपिसोड से आता है, इस तुर्की पैकेज के अस्तित्व में आने से कई महीने पहले। और यही वजह है कि ये मायने रखता है। ये दिखाता है कि किसी भी तुर्की मिसाइल से बहुत पहले ही रूसी रक्षा किस हालत में थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़े गर्व से घोषणा की कि वोरोनेज शहर के ऊपर 4 अटैक एमएस मिसाइलों को रोक लिया गया और उन दोनों लॉन्चरों को जिन्होंने मिसाइल दागी थी खार्किव क्षेत्र में स्कैंडर मिसाइल से नष्ट कर दिया गया। उन्होंने सबूत के तौर पर विस्फोट का वीडियो भी जारी किया। बहुत प्रभावशाली है ना? अब ये दूसरा वीडियो देखो। सितंबर 2024, 1 साल से भी ज्यादा पहले, वही रूस ने सुमी क्षेत्र के रुदनिवका के पास M270 लॉन्चर के विनाश की घोषणा की। क्या आपको कुछ गलत लगा? हाँ, ये वही फुटेज है, एक ही एंगल, वही धमाका, वही ड्रोन। उन्होंने तो कोई नया झूठ भी नहीं बनाया, पुराने वाले को ही फिर से इस्तेमाल कर लिया। एक परमाणु शक्ति के रक्षा मंत्रालय ने प्रोपोगेंडा को फिर से परोसा है और इस बार भी इसे उजागर करने वाले
वही रूसी सरकार समर्थक सैन्य चैनल थे। सोचिए, आप इतना बुरा झूठ बोले कि आपकी अपनी टीम भी शिकायत करने लगे। लेकिन रूसी रक्षा के ढह जाने का सबसे बड़ा सबूत यह नहीं है। असली सबूत अब आ रहा है। इसे जब मैंने देखा तो मुझे 2 बार देखना पड़ा। 2017 में तुर्की ने रूस से एस खरीदा था, वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। रूस द्वारा बनाया गया सबसे कीमती सुरक्षा कवच। तुर्की ने इसके लिए $2.5 अरब चुकाए। इस खरीद ने तुर्की और अमेरिकियों के रिश्ते को लगभग तोड़ ही दिया था। नाटो के अंदर ये एक बड़ा संकट बन गया। तो ठीक है, पिछले साल सितंबर से तुर्की की मीडिया और न्यूज़वीक और फोर्ब्स जैसी एजेंसियां एक ही कहानी रिपोर्ट कर रही हैं। रूस तुर्की से अपने ही S-400 वापस खरीदने की कोशिश कर रहा है। हाँ, रूस वही रक्षा प्रणाली फिर से खरीदना चाहता है जिसे उसने नाटो देश को बेचा था। और 2 तथ्य हैं जो शायद इसकी पुष्टि करते हैं। पहला ये कि रूस के पास स्टॉक में अतिरिक्त S-400 नहीं है, और दूसरा, उसने भारत को जो सिस्टम देने का वादा किया था उसकी डिलीवरी अब फिर से टाल दी है, अब 2027 के लिए। अब इसे उस चीज से जोड़िए जो आपने इस वीडियो में देखी थी। यूक्रेन S-400 का शिकार कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो देश दुनिया का सबसे अच्छा हवाई रक्षा कवच बेचता था, आज उसके पास अपने लिए भी कोई कवच नहीं है। और 70 तुर्की मिसाइलें जो बचा है उसका शिकार करने के लिए बनाई गई थी, जो बची है। डिलीवरी इस साल के अंत और 2027 की शुरुआत के बीच शुरू होगी, और सीनेट में यह दस्तावेज अपनी तरह का पहला है। किसी ने यह गारंटी नहीं दी कि यह आखिरी होगा। रूस ने यह युद्ध दुनिया को सुरक्षा बेचकर शुरू किया था। 4.5 साल बाद वह तुर्की को फोन करके पूछती है कि क्या वह अपनी ही सुरक्षा वापस खरीद सकती है। यही है वह गड्ढा जिसमें वे फंस गए हैं। और जब ये मिसाइलें पहुंचेंगी तो हम यहाँ होंगे आपको बताने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस संघर्ष में होने वाली हर चीज की जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं।